नमस्ते। आज हम उतरे हैं कंपनी कानून की गहराइयों में। नमस्ते। अक्सर सुनते हैं कंपनी बन गई, कंपनी खुल गई, लेकिन ये होता कैसे है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर ये समझने के लिए कि एक कंपनी कागजों से हकीकत तक का सफर कैसे तय करती है और इसमें कौन सी बातें सबसे अहम हैं। बिल्कुल, ये प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। हाँ, हमारे पास कॉर्पोरेट लॉ से जुड़ा कुछ स्टडी मटेरियल है जो इस पूरी प्रक्रिया पर मतलब रोशनी डालता है। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि कंपनी बनाने का तरीका, अलग-अलग तरह की कंपनियां और वो दो क्या कहते हैं जादुई दस्तावेज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA हाँ, MOA। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA, इनके बारे में आसानी से समझा जाए। तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। चलिए खोलते हैं इस कानूनी किताब को। इसमें कुछ बातें तो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि अब एक अकेला इंसान भी पूरी कंपनी बना सकता है? हाँ, OPC की बात कर रही हैं आप। हाँ, या फिर ये कि कंपनी के बनाए नियम खुद कंपनी और उसके मालिकों पर कैसे कानूनी बंधन डाल देते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये कंपनी आखिर है क्या चीज? और ये प्रमोटर कौन लोग होते हैं जिनका जिक्र अक्सर कंपनी बनाने के वक्त आता है? देखिए, कंपनी ना कानून की नजर में एक अलग हस्ती है। अलग हस्ती मतलब अपने बनाने वालों या सदस्यों से बिल्कुल जुदा। इसकी एक खास बात है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि सदस्यों के आने जाने या मृत्यु से कंपनी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। अच्छा। हाँ, और इसे बनाने का जो शुरुआती बीड़ा उठाते हैं उन्हें प्रोमोटर कहते हैं। प्रमोटर आसान भाषा में समझिए तो प्रोमोटर वो है जिसका आइडिया होता है, जो कंपनी का नाम सोचता है, शुरुआती दस्तावेज बनवाता है, पहले डायरेक्टर ढूंढता है। अच्छा, मतलब जो पूरी नींव रखता है। हाँ बिल्कुल, ये वो व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो या जिसका कंपनी पर कंट्रोल हो, चाहे सीधे शेयर होल्डर बनकर या किसी और तरीके से, या फिर जिसके इशारों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसले लेते हों। दिलचस्प बात यह है कि प्रोमोटर का काम सिर्फ कंपनी खड़ी करने तक ही सीमित नहीं है, वो बाद में भी कंपनी चलाने या उसके लिए पैसा जुटाने में मदद कर सकता है। अच्छा। हाँ, एक बात साफ है, अगर कोई वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ अपनी फीस लेकर सलाह दे रहा है अपनी पेशेवर भूमिका में, तो उसे प्रोमोटर नहीं माना जाएगा। हाँ, वो तो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बस अपना काम कर रहा है। अच्छा, तो मतलब कोई भी उठकर कंपनी नहीं बना सकता, एक पूरी प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया क्या है और क्या हर कंपनी एक जैसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, यानी कंपनी को कानूनी रूप देना। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें? हाँ, जैसे अगर एक पब्लिक कंपनी बनानी है जो आम जनता से पैसा ले सकती है, तो कम से कम 7 लोग चाहिए। 7 लोग? अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है और शेयर आसानी से ट्रांसफर नहीं होते, तो कम से कम 2 लोग चाहिए। 2 लोग, ठीक है। और एक खास तरह की कंपनी है 1 पर्सन कंपनी या OPC, जिसे बनाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति ही काफी है। सिर्फ एक? वाह। हाँ। इन लोगों को शुरुआती सदस्य या सब्सक्राइबर कहते हैं, जो मेमोरेंडम पर दस्तखत करते हैं। अच्छा, सब्सक्राइबर। कंपनियां इस आधार पर भी अलग होती हैं कि उनके सदस्यों की जिम्मेदारी कितनी है। जिम्मेदारी मतलब देनदारी? हाँ, देनदारी। लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी सबसे आम है। इसमें सदस्य की देनदारी सिर्फ उतनी होती है जितने उसके खरीदे हुए शेयर्स का पैसा बकाया है, उससे ज्यादा उसकी निजी संपत्ति से वसूली नहीं हो सकती। ये तो अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए सबसे पॉपुलर है। फिर होती है लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें सदस्य वादा करते हैं कि अगर कंपनी बंद हुई तो वे एक तयशुदा रकम देंगे। ये अक्सर नॉन प्रॉफिट संस्थाओं में होता है। अच्छा, जैसे क्लब या चैरिटी? हाँ बिल्कुल। और एक अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, जहां सदस्यों की जिम्मेदारी असीमित होती है, पर वो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। वो तो खतरनाक हो सकती है। हाँ, इसीलिए कम है। ये 1 पर्सन कंपनी वाली बात थोड़ी और समझाइए। मतलब सिर्फ एक इंसान पूरी कंपनी का मालिक भी, कर्ता धर्ता भी? ये तो कमाल है। जी हाँ, ये 2013 के कंपनी एक्ट की एक बड़ी देन है, खासकर छोटे उद्यमियों के लिए। OPC असल में एक प्राइवेट कंपनी ही है, बस सदस्य एक होता है। ओके। इसे कोई भी नेचुरल पर्सन यानी जीता जागता इंसान बना सकता है, कोई दूसरी कंपनी या LLP नहीं। अच्छा। शर्त यह है कि वो भारतीय नागरिक हो, बालिग हो और पिछले साल कम से कम 120 दिन भारत में रहा हो। मतलब उसका भारत से जुड़ाव होना चाहिए, भले ही वो NRI क्यों ना हो। 120 दिन, ठीक है।
हाँ, ओपीसी चैरिटी वाले काम मतलब सेक्शन 8 कंपनी या पैसों के लेन देन जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनके लिए नहीं बनाई जा सकती। ओके। इसकी सबसे अनोखी बात है नॉमिनी का कॉन्सेप्ट। नॉमिनी। हाँ, कंपनी बनाते समय ही सदस्य को एक नॉमिनी का नाम देना होता है। ये नॉमिनी भी भारतीय नागरिक और बालिग होना चाहिए। इसका क्या काम है? इसका मकसद यह है कि अगर सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए या वो कोई फैसला लेने की हालत में न रहे, मतलब अक्षम हो जाए, तो कंपनी बंद ना हो, अच्छा। बल्कि नॉमिनी तुरंत उसकी जगह सदस्य बन जाए और कंपनी चलती रहे। ये तो बहुत सोचा समझा प्रावधान है। बिल्कुल। और अगर सदस्य का मन बदल जाए या नॉमिनी खुद हटना चाहे तो क्या ये नॉमिनी बदला जा सकता है? हाँ, इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। सदस्य जब चाहे नॉमिनी बदल सकता है, बस नए नॉमिनी की सहमति लेकर कंपनी को बताना होता है। ठीक है। नॉमिनी भी खुद अपनी मर्जी से हट सकता है। अगर नॉमिनी सदस्य बनता है तो उसे 15 दिन में अपना नया नॉमिनी चुनना होता है। मतलब चेन चलती रहती है। हाँ। हर बदलाव की जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होती है ताकि रिकॉर्ड अपडेटेड रहे। ओके। एक नियम यह भी है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही ओपीसी का सदस्य और एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। अच्छा, एक ही। हाँ, अगर नॉमिनी बनने से कोई एक से ज्यादा ओपीसी का सदस्य बन गया, मान लीजिए वो पहले से एक ओपीसी का सदस्य था और दूसरी में नॉमिनी था और वहां का सदस्य बन गया, हाँ। तो उसे 6 महीने के अंदर चुनना होगा कि वो किस एक ओपीसी में रहना चाहता है। समझ गई। ओपीसी को कई सहूलियतें भी मिलती हैं, जैसे उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा। हाँ, एनुअल रिटर्न पर एक डायरेक्टर के साइन काफी हैं और हर साल एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम करने की भी बाध्यता नहीं है। तो कंप्लायंस कम है। बिल्कुल, ऐसे छोटे उद्यमियों के लिए कंप्लायंस का बोझ काफी कम होता है। आपने बताया पब्लिक कंपनी के लिए 7 और प्राइवेट के लिए 2 सदस्य जरूरी हैं। बिल्कुल। अगर किसी वजह से ये संख्या कम हो जाए हाँ। और कंपनी फिर भी चलती रहे तो क्या होगा? ये एक गंभीर स्थिति है। कानून कहता है, सेक्शन 3A का सार यही है कि अगर सदस्यों की संख्या न्यूनतम जरूरत से कम हो जाती है और कंपनी इस हाल में 6 महीने से ज्यादा कारोबार करती रहती है, 6 महीने तक? हाँ, 6 महीने से ज्यादा, तो उन 6 महीनों के बाद जितने भी सदस्य इस बात को जानते हुए भी कंपनी चला रहे हैं, वे कंपनी के उस दौरान लिए गए कर्जों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो जाएंगे। ओह, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी खत्म। हाँ, उस कर्ज के लिए खत्म। और ये जिम्मेदारी सेवरली होगी, यानी कर्ज देने वाला चाहे तो किसी भी एक सदस्य से पूरा कर्ज वसूल सकता है। बाप रे। फिर वो सदस्य बाकियों से अपना हिस्सा लेता रहे। ये एक तरह से कंपनी के सीमित दायित्व वाले पर्दे को हटा देता है। समझ गए। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर। कंपनी रजिस्टर होती कैसे है? क्या बहुत कागजात लगते हैं? प्रक्रिया अब पहले से काफी सरल हो गई है, खासकर ऑनलाइन सिस्टम की वजह से। हाँ, आजकल सब ऑनलाइन है। बिल्कुल। अब एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है जिसे स्पाइस प्लस कहते हैं, वो इस्तेमाल होता है। इसे कंपनी रजिस्ट्रार आरओसी के पास फाइल करना होता है। आरओसी? हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उस राज्य के आरओसी के पास जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रखने का इरादा है। इसके साथ कई तरह की जानकारी और दस्तावेज लगते हैं। क्या क्या लगता है मोटा मोटा? मुख्य रूप से आपको चाहिए कंपनी का संविधान यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। हाँ, एमओए। और अंदरूनी नियमों की किताब यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए। ये अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं और शुरुआती सदस्यों के डिजिटल साइन होते हैं गवाह के सामने। डिजिटल साइन, ओके। फिर किसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जैसे वकील, सीए या कंपनी सेक्रेटरी का एक डिक्लेरेशन लगता है कि कंपनी बनाने में सारे कानून माने गए हैं। प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन है। हाँ, ऐसा ही एक डिक्लेरेशन कंपनी के पहले डायरेक्टर या मैनेजर को भी देना होता है। अच्छा। इसके अलावा हर शुरुआती सदस्य और पहले डायरेक्टर को यह भी घोषित करना होता है कि दी गई जानकारी सही है और उनका पिछला रिकॉर्ड साफ है, मतलब पिछले 5 साल में वो किसी कंपनी फ्रॉड वगैरह में दोषी नहीं पाए गए। ठीक है। जब तक पक्का ऑफिस नहीं मिलता तब तक कम्युनिकेशन के लिए एक पता देना होता है। पहले डायरेक्टर्स की पूरी डिटेल, नाम, पता, पहचान पत्र, डिन नंबर वगैरह, और उनकी डायरेक्टर बनने की सहमति भी चाहिए। डायरेक्टर्स की सहमति? साथ ही सभी शुरुआती सदस्यों की भी पूरी जानकारी लगती है, नाम, पता, पैन नंबर, ईमेल, फोन, सब कुछ। अगर कोई कंपनी या एलएलपी सदस्य बन रही है तो उसका ऑथराइजेशन लेटर भी। बाप रे, लिस्ट तो फिर भी लंबी है। ये सब जमा होने के बाद रजिस्ट्रार क्या करता है? जब रजिस्ट्रार को ये सब दस्तावेज और जानकारी मिल जाती है और वो संतुष्ट हो जाता है कि सब नियम कायदों के अनुसार है, तो वो कंपनी को रजिस्टर कर लेता है और फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करता है। ये सर्टिफिकेट आप समझ लीजिए कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट जैसा? हाँ, बिल्कुल। इसी के साथ कंपनी को एक यूनिक नंबर मिलता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर या CIN।
CIN नंबर। हाँ, ये 21 अंकों का नंबर कंपनी की पहचान होता है, जिससे उसकी स्थिति, राज्य, बनने का साल वगैरह पता चलता है। और हाँ, कंपनी को ये सारे रजिस्ट्रेशन वाले दस्तावेज अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में हमेशा संभाल कर रखने होते हैं। और अगर किसी ने होशियारी दिखाकर रजिस्ट्रेशन के लिए गलत जानकारी दे दी, मान लीजिए झूठे पते या क्वालिफिकेशन बता दिए। उफ, कानून इस मामले में बहुत सख्त है। अगर ये साबित हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जानबूझकर गलत जानकारी दी गई या कोई जरूरी बात छुपाई गई, हाँ, तो ऐसा करने वाले पर धोखाधड़ी मतलब फ्रॉड का मुकदमा चल सकता है सेक्शन 447 के तहत, जिसमें भारी जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है। ओह, और सोचिए, अगर कंपनी बन गई और बाद में पता चला कि ये तो धोखाधड़ी से बनी थी, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो जिन लोगों ने इसे बनवाया यानी प्रोमोटर्स, पहले डायरेक्टर्स और वो प्रोफेशनल जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, वो सब धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। सबके सब? हाँ, सब। ऐसे मामलों को देखने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT है। NCLT। जी, NCLT के पास काफी शक्तियां हैं। वो कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव कर सकता है, सदस्यों की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है। अनलिमिटेड मतलब उनकी निजी संपत्ति भी? हाँ, उनकी निजी संपत्ति भी दांव पर लग सकती है। NCLT कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा सकता है या सीधे कंपनी को बंद करने का मतलब वाइंडिंग अप का आदेश भी दे सकता है। बाप रे, इतने कड़े कदम? बिल्कुल, हाँ। कोई भी कड़ा कदम उठाने से पहले कंपनी को अपनी बात रखने का मौका जरूर दिया जाता है। अच्छा, क्या कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ही बनती हैं या समाज सेवा, कला, विज्ञान, खेलकूद को बढ़ावा देने जैसे नेक कामों के लिए भी कंपनी बनाई जा सकती है? बिल्कुल, इसके लिए कंपनी एक्ट में खास प्रावधान है, जिसे सेक्शन 8 कंपनियां कहते हैं। सेक्शन 8। हाँ, ये वो कंपनियां हैं जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, खेल, शिक्षा, रिसर्च, समाज कल्याण, धर्म, चैरिटी या पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना होता है। अच्छा, नॉन प्रॉफिट जैसी। हाँ, कह सकते हैं। इन्हें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब ये पावर ROC को दी गई है। ठीक है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जो भी कमाती हैं या इन्हें जो भी डोनेशन मिलता है, उसे ये सदस्यों में डिविडेंड के तौर पर नहीं बांट सकती। बिल्कुल नहीं। नहीं, सारा पैसा वापस उन्हीं कामों में लगाना होता है जिनके लिए ये बनी है। इसीलिए इनके नाम के आखिर में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना भी जरूरी नहीं होता। ओह, इसीलिए कुछ संस्थाओं के नाम के आगे लिमिटेड नहीं होता। हाँ, संभव है वो सेक्शन 8 कंपनी हो। हाँ, एक बात और, OPC या छोटी कंपनियां इस तरह की सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं हो सकती। यदि अपने लाइसेंस की शर्तों को तोड़ती हैं, कोई धोखाधड़ी करती हैं या अपने घोषित उद्देश्यों के खिलाफ काम करती हैं, तो सरकार इनका लाइसेंस रद्द कर सकती है। लाइसेंस रद्द? फिर क्या होगा? लाइसेंस रद्द होने पर इन्हें बंद किया जा सकता है या किसी दूसरी मिलती जुलती सेक्शन 8 कंपनी में मिला दिया जा सकता है। अच्छा। और नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनी और उसके अधिकारियों पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। मतलब जिम्मेदारी तो यहाँ भी है। बिल्कुल। हमने MOA और AOA का जिक्र कई बार सुना। ये इतने अहम क्यों हैं? क्या है ये असल में? ये दोनों दस्तावेज आप समझिए किसी भी कंपनी की आत्मा की तरह हैं, उसकी बुनियाद। आत्मा? हाँ, MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप कंपनी का संविधान या चार्टर कह सकते हैं। संविधान? अच्छा। हाँ, ये बाहरी दुनिया को बताता है कि कंपनी है क्या, क्यों है और उसकी हदें क्या हैं। इसमें मुख्य रूप से कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस किस राज्य में होगा, कंपनी के उद्देश्य मतलब वो क्या क्या काम कर सकती है, उद्देश्य, हाँ, सदस्यों की जिम्मेदारी लिमिटेड या अनलिमिटेड, और अगर शेयर कैपिटल है तो कितनी पूंजी होगी, ये सब लिखा होता है। OPC के मामले में नॉमिनी का नाम भी इसी में होता है। संक्षेप में MOA कंपनी का दायरा तय करता है। ठीक है, ये हुआ MOA और AOA। वहीं AOA यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अंदरूनी कामकाज के नियम कायदे तय करते हैं। ये कंपनी की रूल बुक है। रूल बुक? हाँ, डायरेक्टर कैसे चुने जाएंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी, मीटिंग कैसे होंगी, वोट कैसे डाले जाएंगे, शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे, हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, ये सब इसमें लिखा होता है। मतलब अंदर की सारी बातें। बिल्कुल। एक जरूरी बात, AOA हमेशा MOA के दायरे में ही काम करता है। आप AOA में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जो MOA या कंपनी एक्ट के ही खिलाफ हो। अच्छा, MOA बड़ा है। हाँ, MOA सुप्रीम है इन दोनों में। AOA में एक खास चीज और हो सकती है, एंट्रेंचमेंट क्लॉज। एंट्रेंचमेंट, ये क्या है?
इसका मतलब है कि आप आर्टिकल्स के कुछ खास नियमों को बदलने के लिए सामान्य से ज्यादा मुश्किल शर्त लगा सकते हैं। मुश्किल शर्त जैसे आमतौर पर स्पेशल रेजोल्यूशन यानी 75% वोट से नियम बदल जाते हैं, लेकिन आप एओए में लिख सकते हैं कि फलाना नियम बदलने के लिए 100% सदस्यों की सहमति चाहिए होगी। अरे, पूरी सहमति? हाँ, इसे एंट्रेंचमेंट कहते हैं, और अगर ऐसा कोई प्रावधान डालते हैं तो रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। ये तो बड़ा मजबूत क्लॉज हुआ। बिल्कुल। वैसे कानून में हर तरह की कंपनी के लिए एमओए और एओए के मॉडल फॉर्म्स भी दिए गए हैं, जिन्हें कंपनियां अपना सकती हैं या उनमें बदलाव कर सकती हैं। आपने कहा एमओए कंपनी का दायरा तय करता है, खासकर उसके उद्देश्य। अगर कंपनी इस दायरे से बाहर जाकर कोई काम करे तो मान लीजिए एमओए कहता है कंपनी कपड़े बनाएगी, पर वो अचानक से रेस्टोरेंट खोल दे। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स? हाँ, अल्ट्रा मतलब परे और वायर्स मतलब शक्तियां। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब हुआ शक्तियों के परे। अच्छा। अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो उसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी शक्तियों के बाहर है, तो वो काम या उससे जुड़ा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से व्यर्थ मतलब वॉइड माना जाता है, शुरू से ही। वॉइड मतलब बिल्कुल बेकार? हाँ, कानूनी तौर पर उसका कोई अस्तित्व नहीं। उसे बाद में सारे शेयर होल्डर मिलकर भी सही नहीं ठहरा सकते, यानी रेटिफाई नहीं कर सकते। अरे, तो वो रेस्टोरेंट वाला काम बेकार? उस उदाहरण में हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बेकार होंगे। इसके पीछे तर्क ये है कि एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, कोई भी उन्हें आरओसी से निकलवा कर पढ़ सकता है। हाँ, ये तो आपने बताया था। तो कानून ये मानकर चलता है कि जो भी व्यक्ति कंपनी से डील कर रहा है, उसे पता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब मान लिया जाता है कि आपको पता है। बिल्कुल, यानी आपको पता होना चाहिए था, भले ही आपने पढ़ा ना हो। इसलिए अगर आपने कंपनी के साथ कोई अल्ट्रा वायर्स डील की, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या पता था। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली बात बाहरी लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल नहीं है? मान लीजिए मैंने कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे एमओए तो पता है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपनी के अंदर जो मीटिंग होनी थी वो हुई या नहीं, या डायरेक्टर को जो मंजूरी मिलनी थी वो मिली या नहीं? ये तो कंपनी के अंदर की बातें हैं। बिल्कुल सही सवाल है आपका। इसी मुश्किल को हल करने के लिए एक और सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट? हाँ, जिसे मशहूर टर्कवॉन रूल भी कहते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक तरह से अपवाद है। अपवाद? अच्छा। ये कहता है कि बाहरी व्यक्ति जो नेक नियति से कंपनी के साथ डील कर रहा है, वो ये मानकर चल सकता है कि कंपनी के अंदरूनी कामकाज नियम कायदों के हिसाब से ही हुए होंगे, हल करने की जरूरत नहीं है। वो ये मान सकता है कि अगर डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो उसे जरूरी अधिकार मिले होंगे। ये तो बाहरी लोगों के लिए अच्छा है। हाँ, ये उन्हें बचाता है। लेकिन इस इंडोर मैनेजमेंट के सिद्धांत पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके भी कुछ अपवाद हैं जहां बाहरी व्यक्ति को इसका फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, वो क्या है? जैसे पहला, अगर उसे खुद ही पता था कि अंदर कुछ गड़बड़ है, कोई अनियमितता है। हाँ, तब तो नहीं मिलना चाहिए फायदा। बिल्कुल। दूसरा, अगर मामला इतना संदिग्ध था कि शक होना चाहिए था और थोड़ी पूछताछ करनी चाहिए थी, पर उसने लापरवाही की। लापरवाही की तो गलती है। तीसरा, अगर मामला जालसाजी मतलब फोर्जरी का है, जैसे किसी ने डायरेक्टर के नकली दस्तखत कर दी हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेकार ही रहेगा। इंडोर मैनेजमेंट उसे बचा नहीं सकता। नकली दस्तखत तो फ्रॉड है। हाँ। और सबसे जरूरी चौथा, अगर काम खुद ही कंपनी की शक्तियों के बाहर था, मतलब अल्ट्रा वायर्स। क्योंकि जो काम कंपनी कर ही नहीं सकती, वो अंदरूनी प्रक्रिया सही होने से भी सही नहीं हो जाता। समझ गई। अल्ट्रा वायर्स सबसे ऊपर है। बिल्कुल। क्या कंपनी इतनी आजाद है कि अपने एमओए या एओए में कुछ ऐसा लिख दे जो कंपनी एक्ट के ही खिलाफ हो? बिल्कुल नहीं, कंपनी एक्ट सबसे ऊपर है। अच्छा। कानून सेक्शन 6 का यही मतलब है, साफ कहता है कि कंपनी एक्ट के नियम हमेशा एमओए, एओए, किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी रेजोल्यूशन से ऊपर माने जाएंगे। हमेशा? हमेशा। अगर इन दस्तावेजों में कोई भी बात एक्ट के किसी नियम के खिलाफ जाती है, तो वो बात उस हद तक अमान्य मतलब वॉइड होगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, एक्ट इज बॉस। हाँ, कह सकते हैं। और ये एमओए, एओए का कानूनी असर क्या होता है? ये किसे मानते हैं? ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है। कानून कहता है सेक्शन 10 के अनुसार कि रजिस्टर होने के बाद एमओए और एओए कंपनी और उसके सदस्यों के बीच एक कानूनी अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और सदस्यों के बीच? हाँ, इसका मतलब है, पहला,
सदस्य कंपनी के नियमों यानी एमओए और एओए को मानने के लिए बाध्य हैं। दूसरा, कंपनी भी सदस्यों के प्रति उनके अधिकारों जो एमओए में दिए गए हैं को लेकर बाध्य है। ठीक है। तीसरा, सदस्य आपस में भी एक दूसरे के प्रति बाध्य हैं, लेकिन सिर्फ उन बातों के लिए जो उनकी सदस्यता से जुड़ी हैं। आपस में भी? हाँ। और चौथा, ये बहुत जरूरी है कि ये अनुबंध सिर्फ कंपनी और सदस्यों के बीच का है। कोई बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर, जिसका नाम शायद एओए में किसी फायदे के लिए लिखा भी हो, हाँ, वो सिर्फ एओए के आधार पर कंपनी पर कोई दावा नहीं कर सकता। उसे कंपनी से अलग कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अच्छा, मतलब एओए बाहरी आदमी को अधिकार नहीं देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। समय के साथ जरूरतें बदलती हैं। क्या कंपनी बनने के बाद अपने इन बुनियादी दस्तावेजों एमओए और एओए में बदलाव कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। एक्ट में इसके लिए रास्ते दिए गए हैं। कैसे? एमओए में बदलाव के लिए ज्यादातर मामलों में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% वोट? हाँ, मीटिंग में मौजूद कम से कम 75% सदस्यों वोटिंग पावर के हिसाब से उनकी सहमति चाहिए। कुछ बड़े बदलाव जैसे कंपनी का नाम बदलना या रजिस्टर्ड ऑफिस एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ केंद्र सरकार की मंजूरी भी लेनी पड़ती है। अब ये पावर रीजनल डायरेक्टर या आरओसी को दी गई है। सरकारी मंजूरी भी? हाँ, एक और खास स्थिति है। अगर कंपनी ने जनता से पैसा लिया है और वो पैसा अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो कंपनी अपने उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज को आसानी से नहीं बदल सकती। अच्छा, क्यों? निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए। इसके लिए और कड़ी शर्तें हैं, जैसे पोस्टल बैलेट से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। पोस्टल बैलेट मतलब घर बैठे वोटिंग? हाँ, डाक या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। अखबारों में विज्ञापन देना, और जो शेयर होल्डर्स इस बदलाव से खुश नहीं है उन्हें अपने शेयर बेचकर कंपनी से निकलने का मौका देना। ये तो सही है, निवेशकों का पैसा है आखिर। बिल्कुल। अब आते हैं एओए पर। हाँ, आर्टिकल्स। एओए में बदलाव करना तुलनात्मक रूप से आसान है। इसके लिए आमतौर पर सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन ही काफी होता है, जब तक कि वो क्या कहते हैं एंट्रेंचमेंट क्लॉज ना लगाओ। हाँ, वो 100% वाला। हाँ, लेकिन हाँ, अगर कोई पब्लिक कंपनी खुद को प्राइवेट कंपनी में बदलना चाहती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ रीजनल डायरेक्टर की मंजूरी जरूरी है। पब्लिक से प्राइवेट में भी मंजूरी? हाँ, कोई भी बदलाव चाहे एमओए में हो या एओए में, उसे रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य है। जब तक रजिस्टर नहीं होता वो लागू नहीं माना जाता। रजिस्टर कराना जरूरी है? बहुत जरूरी। और हाँ, कंपनी को अपनी एमओए और एओए की हर कॉपी में ये बदलाव शामिल करने होते हैं, वरना जुर्माना लग सकता है। इनके अलावा जानकारी में कुछ और बातों का भी जिक्र था जो कंपनी चलाने के लिए अहम है। जैसे हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है और उसका पता और वेरिफिकेशन कंपनी बनने के 30 दिन में रजिस्ट्रार को देना होता है। 30 दिन में? हाँ, ऑफिस के बाहर नाम, CIN वगैरह लिखना होता है। इसी तरह 2019 के बाद बनी नई कंपनियों को कारोबार शुरू करने से पहले ये कंफर्म करना होता है कि शुरुआती सदस्यों ने शेयर का पैसा दे दिया है और रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई हो गया है। ये नया नियम है? हाँ, सेक्शन 10A। कंपनियां जरूरत पड़ने पर अपना प्रकार भी बदल सकती हैं, जैसे प्राइवेट से पब्लिक, जिसके लिए MOA और AOA बदलना पड़ता है। ठीक है। वाह, तो कंपनी बनाना और चलाना सिर्फ एक अच्छा बिजनेस आइडिया होने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये तो पूरे कायदे कानून का पालन करने जैसा है। नाम चुनने से लेकर दस्तावेज बनाने, रजिस्टर कराने और फिर लगातार नियमों के दायरे में काम करने तक। कितना कुछ है। बिल्कुल सही कहा आपने। खासकर MOA और AOA सच में कंपनी के DNA की तरह हैं। DNA, हाँ। ये न सिर्फ उसकी पहचान बनाते हैं बल्कि उसकी सीमाएं और काम करने का तरीका भी तय करते हैं। और अल्ट्रा वायर्स और इंडोर मैनेजमेंट जैसे सिद्धांत ये दिखाते हैं कि कानून कैसे कंपनी और बाहरी दुनिया के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। संतुलन, सही कहा। कहाँ कंपनी की सीमाएं खत्म होती हैं और कहाँ बाहरी व्यक्ति की सुरक्षा शुरू होती है। ये बुनियादी बातें समझना किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है जो या तो कंपनी बनाना चाहता है, या उसमें निवेश करना चाहता है, या उसके साथ किसी भी तरह का लेन देन करता है। और जाते जाते एक पहेली आप सबके लिए छोड़ जाते। अच्छा। हमने सुना कि MOA कंपनी और सदस्यों को तो बांधते हैं, पर बाहरी लोगों को अधिकार नहीं देते। अब सोचिए, एक कंपनी है ABC लिमिटेड। उसके AOA में लिखा है कि वो अपना सारा कच्चा माल हमेशा X लिमिटेड नाम के सप्लायर से ही खरीदेगी। AOA में लिखा है, हाँ। कुछ साल बाद ABC लिमिटेड ने X की जगह Y लिमिटेड से माल खरीदना शुरू कर दिया।
क्या एक्स लिमिटेड सिर्फ ओए में लिखी उस लाइन के आधार पर एबीसी लिमिटेड पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर सकती है? दिलचस्प सवाल है। सोचेगा जरूर। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन अंदरूनी दस्तावेजों का बाहरी दुनिया पर असर कहाँ तक जाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जरूर। नमस्ते। नमस्ते।